Hey everyone, welcome to IFS. I am आकाश और फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरी क्या अप्रोच रही थी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर, दैट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर। और जो मैं आज पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाला हूं वो बस आप सुनो, समझने की कोशिश करो और आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक इंडिविजुअल की जो अप्रोच होती है वो डिफर करती है दूसरे से। मेरी भी अपने समय में अलग थी, मेरे दोस्तों की अलग थी, और हमने किस तरीके से एग्जामिनेशन को प्रिपेयर किया था, टारगेट किया था, और हमने किस पॉइंटर्स को पकड़ा, माइंड में रखा, उसको फॉलो किया और उसके बाद जाकर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सफलता पाई। अगर आपको कुछ पॉइंटर्स रेलिवेंट लगते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, या फिर इन सारे पॉइंटर्स को अपने अकॉर्डिंग भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें मकसद बस ये होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आज के सेशन को टोटल 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और मैं कुछ की पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और वो सबसे पहले हमें समझना ये है कि ये एग्जामिनेशन होती क्या है। ये एग्जामिनेशन बेसिकली यूजीसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, ये सबको पता है, और मैं इसके बारे में डिटेल वे में नहीं जान रहा। ठीक है, ये एक साल में 2 बार आपको देखने को मिलता है। कोविड की वजह से हमने पिछले कुछ सालों में एक दफ़ा ही एग्जामिनेशन होते हुए देखा है, बट इस साल आपको 3 बार चांस मिल सकता है एग्जामिनेशन देने का। हमारी जो मार्च वाली अटेम्प्ट थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अगला जो अटेम्प्ट है वो जून जुलाई सेशन में कहा जा रहा है कि वो कंडक्ट की जा सकती है, और नेक्स्ट हमें दिसंबर वाले सेशन में देखने को मिलेगा। बट आमतौर पे जो आप देखते हो वो जून सेशन देखते हो और दिसंबर सेशन देखते हो, यानी कि 2 बार आपको एग्जामिनेशन देखने का मौका मिलता है। और आपके पास चांसेस होते हैं कि अगर एक बार वाले अटेम्प्ट में किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आप उसी ईयर में उस एग्जामिनेशन को दोबारा देकर उन सारे कमियों को पूरा करके आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। अ गुड स्टडी प्लान, अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान, और कहने का मतलब है कि देखो, अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ समय के लिए एक रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दो। रूटीन लाइफ में वैसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एक टारगेट ओरिएंटेड ना लाइफ स्टाइल भी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अभी हमारी जो एग्जामिनेशन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जून जुलाई के सेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मई की आप बात करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी मई में एंटर कर चुके हैं, तो अभी हमारे पास 2 मंथ है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर एग्जामिनेशन जुलाई में होती है, कुछ एक्सटेंड होती भी है, तो मान के चलते हैं कि अभी से अगर हमारे पास 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स में हमें एक तरह का रूटीन लाइफ जीना शुरू कर देना चाहिए, और उसके बाद हम अपने लाइफ को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में हमारी रिजल्ट होगी। ठीक है, लेकिन अगर अपने जो डेली जो जीते हैं जिस तरीके से लाइफ स्टाइल जो हमारी होती है उसी तरीके का अगर पैटर्न बना रहा तो फिर ये अटेम्प्ट भी हमसे छूट जाएगा, हम चूक जाएंगे इस बार भी। तो अगर आप 2-3 महीनों के लिए खुद को रूटीन लाइफ में ढाल सकते हो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, अगर आप कुछ समय के लिए एक रूटीन लाइफ जीना शुरू कर देते हो, जो हमने भी अपने समय में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अ गुड स्टडी प्लान, हार्ड वर्क, और इसके साथ मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूँगा, स्मार्ट वर्क, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी है कि स्मार्ट वर्क, आप कितना स्मार्टली वर्क करते हो। एंड केयरफुल प्लानिंग आर रिक्वायर्ड। इन एडिशन, एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन एंड एफर्ट्स मेड इन द राइट डायरेक्शन अस्योर एग्जामिनेशन अचीवमेंट। अब एक बात को समझिए, सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड्स के बारे में जिक्र किया गया है। पहला मैं जो मेंशन कर रहा हूँ वो है आपकी स्मार्ट वर्क। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा आपका वर्ड निकल कर आता है आपकी अप्रोच। ठीक है, अप्रोच। और इन चीज़ों में ना कुछ लोग क्या करते हैं, लैग करते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारी जो सिलेबस है, मैं खास करके इकोनॉमिक्स की बात करूं अगर, तो वो बिल्कुल समुद्र की तरह है। मैं वैसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे इंटायर 10 सेक्शंस देखने को मिलते हैं हमें, और वहां पे विद इन टाइम लिमिट हमें इंटायर 10 सेक्शंस को कंप्लीट भी करना पड़ता है। और अगर आप एक एक टॉपिक को डिटेल्ड वे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने के ड्यूरेशन पे हमारी एग्जामिनेशन होती है और हम इतने कम समय में इंटायर 10 सेक्शंस को डिटेल्ड वे में जाकर कवर कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि हमारी जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ना कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग हमें करनी है वहां पे कि हमें आंसर राइटिंग करना है।
वो हमारी जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो एमसीक्यू बेस्ड है। आपके पास उन सारे टॉपिक्स का उतना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप एनटीए जिस पैटर्न पे सवाल पूछती है उसे आप आसानी से टैकल कर लो। क्योंकि आपको सब्जेक्टिव आंसर तो लिखने नहीं है 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के, आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए मैंने बताया कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हमारा जो वर्क होना चाहिए वो स्मार्ट वर्क होना चाहिए। दूसरा, एक सही अप्रोच। और सही अप्रोच कैसे आएगा? वो आता है कि जब आपको सिलेबस पता हो और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, फिर आपको पता चलता है कि मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने प्रिपरेशन को लेकर, जो आगे चलने वाले सेशन में हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। आप भी ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, लेकिन 2 पॉइंटर्स को बिल्कुल ध्यान में रखोगे। एक है आपका स्मार्ट वर्क और दूसरा है आपका अप्रोच। तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन की। अगर हम तैयारी करना चाह रहे हैं, हम अगर एक बिगनर है, फ्रेशर है, मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत ना हमें किसी चीज़ को याद करने के पहले जो बाकी चीज़ें पहले से माइंड में है ना, जो बहुत तरह की मिथ है, उन्हें हमें भूलना शुरू करना है। तो बाकी चीज़ों को हम याद करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले उन चीज़ों को भूलिए जो आपके माइंड में पहले से है ना। कई तरह की मिथ होती है बहुत सारे सेक्शन को लेकर। मैं बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी को लेकर, है ना। उसके बाद आप देखोगे स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक्स वाला जो सेक्शन होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की सेक्शन होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने मैथमेटिकल पढ़ा नहीं, इस सेक्शन को कैसे टैकल करूंगा। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए जाता हूं तो मुझे इंटायर 1 साल के डिटेल्ड करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ेगा, तभी मैं उसको टैकल कर सकता हूं। कई तरह की मिथ होती है, इस कारण से लोग क्या करते हैं, वैसे सेक्शन को स्किप कर देते हैं। बट माइंड यू, एग्जामिनेशन में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट हमारी जो एग्जामिनेशन हुई है मार्च में, पहली दफ़ा वैसा देखने को मिला है कि हमारी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन को 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया गया है। यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और आपको उनमें से अगर एक सीट लाना है, आपको अपने लिए अगर एक सीट चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक सही अप्रोच पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सही अप्रोच होना ही चाहिए, तभी जाकर आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, अन्यथा उसी मिथ में आप घूमते रह जाओगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे आगे। मैंने जो 8 पॉइंटर्स की बात की है, तो जो सबसे पहली पॉइंटर्स है वो क्या है? द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ यूजीसी नेट स्टडी प्लान। आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टडी प्लान क्रिएट करना है। स्टडी प्लान क्रिएट करना है यानी कि आपको डिवीजन करनी है, जिस तरीके से एनटीए के द्वारा हमारे सब्जेक्ट को डिवाइड करके दिया गया है। यानी कि आप देखते हो क्या, एक होती है हमारी पेपर 1 और एक होती है हमारी पेपर 2। बात समझ में आ रही है? पेपर 1, पेपर 2, और हम सभी को पता है कि पेपर 1 जो होती है वो सभी के लिए कॉमन है। आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पेपर 1 आप देने वाले हो, और वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब एक बात को समझिए, यहाँ पे भी क्या होते हैं, आपके 10 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 10 सेक्शंस होते हैं, आप उसे यूनिट कह लो, 10 यूनिट्स होते हैं। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और हमारे पेपर 2 में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस होती है, जो हमारी कोर पेपर होती है। अगर हमारी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग को अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जितना आपके पास एक सुनहरा मौका है, जितना जल्दी हो अपने अप्रोच को क्लियर रखिए, माइंडसेट को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लगाइए, और इस एग्जामिनेशन को जितनी जल्दी हो सके सही अप्रोच के साथ क्लियर कीजिए। क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना कहीं से भी टफ चीज़ नहीं है। मैं बताऊँगा आने वाले सेशन में क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? ये है हमारी पेपर 1, पेपर 2। अब एक बात को समझो, 2 चीज़ें होती है, एक होती है नेट और एक होती है जेआरएफ। और मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है जेआरएफ को ही टारगेट करना चाहिए। देखिए, नेट जो होती है वो आपको लेक्चररशिप के लिए, ठीक है, लेक्चररशिप के लिए क्या करती है, एलिजिबल तो बना देती है। बात समझ में आ गई? जेआरएफ क्या करती है, आपको एक एज देती है, स्टाइपेंड के तौर पे, क्योंकि कम से कम आपको एक मॉनेटरी जो
हेल्प होती है ना वो मिल जाती है केंद्र सरकार द्वारा। आपको एक सैलरी की तरह आपको स्टाइपेंड दिए जाते हैं अपने पीएचडी को परस्यू करने के लिए, जिसे आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हो। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बात समझ में आ गई? यानी कि आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो, आप इसके बेसिस पे भी पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मॉनेटरी हेल्प देखने को मिलता है, बट जेआरएफ की तुलना में कम देखने को मिलता है। आप 8 to 10 के क्या करते हो, पर मंथ के बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जगह से पीएचडी को परस्यू कर रहे हो आफ्टर क्वालिफाइंग नेट, तो आप इतना अमाउंट क्या करते हो, एक्सपेक्ट करते हो। उसके अलावा अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हैं तो आपको यहाँ पे 35 to 40K के बीच में पर मंथ की स्टाइपेंड देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना चाहिए, जेआरएफ के लिए हंट करना चाहिए। और जेआरएफ की हंट करने के लिए पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं अपने समय में। हमने पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं होता था पेपर 1 उस तरीके से पढ़ने का। और जो कि आज मुझे ये बताना है कि मेरी क्या अप्रोच रही थी, तो मैं आपसे जेन्युइन ही बात करूंगा। ठीक है, तो हमने भी कभी पेपर 1 को इग्नोर किया है, और हमने क्या किया था, फोकस किया था पेपर 2 पे, क्योंकि पेपर 2 हमारा कोर था। हम अगर तैयारी बहुत अच्छे से ना भी करते तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते थे उस समय। बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे बस ये बात जरूर पता चली कि अगर आपको जेआरएफ को हंट करना है ना, तो पेपर 1 इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। और पेपर 1 के लिए भी अगर कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक का नाम बताओ जहां से मेरी पेपर 1 जो है ना पूरी की पूरी कवर हो जाए, और मैं कहता हूं नो रिकमेंडेशन, नो रिकमेंडेशन। ठीक है, मैं कभी भी ना पेपर 1 के लिए एक पर्टिकुलर बुक रिकमेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ऐसी नहीं है जो आपके पेपर 1 के इंटायर चीज़ों को कवर कर दे, और जिसे पढ़ने के बाद आप श्योर रह सकते हो कि हाँ मैं 50 में से 45 to 45 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि आज के समय में जो सवाल आपसे एनटीए द्वारा पूछा जाता है, वो ब्लेंडेड सवाल पूछे जाते हैं, ब्लेंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब मैं ब्लेंडेड क्वेश्चंस कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को आईसीटी के साथ मर्ज करके पूछा जा सकता है, रिसेंट ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई है, और हर रिसेंट हैपनिंग्स को आपको सारे बुक में देखने को नहीं मिलता। तो आप मुझसे पूछोगे फिर एक बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए पेपर 1 को टैकल करने के लिए, तो मैं बस कहूंगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसके लिए भी घबराने